देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि और मैं हूं चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा मंच में। भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां नारी शक्ति अब सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि सत्ता की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। सालों से सीमित रही भागीदारी अब तेजी से विस्तार ले रही है और यही बदलाव आज के चुनावी माहौल में साफ दिखाई दे रहा है। इस बदलाव के केंद्र में है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो अब चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना बड़ा मुद्दा। 33% महिला आरक्षण का प्रावधान 2023 में संसद से पास। 2023 में संसद से पास हुआ ये कानून अब पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां हर पार्टी इसे अपने तरीके से पेश कर रही है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है तो टीएमसी इसे राजनीतिक एजेंडा कह रही है, लेकिन असली फैसला इस बार महिला वोटर्स के हाथ में है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा कानून जिसकी मांग कई दशकों से उठती रही। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हुए, लेकिन हर बार यह मुद्दा अधूरा ही रह गया। राजनीतिक सहमति की कमी इसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन 2023 में संसद ने इस कानून को पास कर दिया, जिसे ऐतिहासिक और बदलावकारी कदम बताया गया। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित होंगी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है और राजनीति में संतुलन बदल सकता है। इस कानून के जरिए महिलाओं को राजनीति में एक मजबूत और सशक्त मंच मिलने की उम्मीद जगी है। हर तीसरी सीट पर महिला प्रतिनिधित्व की संभावना एक बड़े बदलाव का संकेत देती है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलित बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या इसका असर जमीन पर भी साफ दिखाई देगा? हालांकि जैसे ही इस विधेयक को पेश किया गया, यह बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद एक बार फिर देश की राजनीति गर्मा गई। राजनीतिक दल आमने सामने हैं, बयानबाजी तेज हो गई है और इसका सीधा असर आने वाले चुनावों, खास तौर पर बंगाल चुनाव में देखने को मिल सकता है। पीएम का बड़ा बयान, महिला सशक्तिकरण पर जोर, बराबरी का अधिकार देने की बात, राजनीति में नई भागीदारी, नया भारत का विजन। भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। 23 अप्रैल को हुए मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मतदान सामग्री तक हर पहलू पर कड़ी निगरानी रखी गई। हालांकि इन सभी तैयारियों के बावजूद पहले चरण के मतदान में कई जगहों से हिंसा और मारपीट की खबरें सामने आई। कई राजनीतिक दलों के नेताओं की गाड़ियों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की घटनाएं भी देखने को मिली। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ
और बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। इस बार खास फोकस महिला मतदाताओं पर रहा, क्योंकि उनकी बढ़ती भागीदारी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। यही वजह है कि इस चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच चुनावी माहौल में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी की रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बंगाल में मौजूद घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम। अभी मैं आया सिलीगुड़ी से, वहां माताएं बहनें कहती थी कि ममता के गुंडे परेशान करते हैं। कुल्टी वालों सुन लो, चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का। ममता के गुंडों की बंगाल की जनता के सामने कोई मजाल नहीं। भाइयों बहनों, सिंडिकेट से मुक्ति पाना है या नहीं पाना? अरे दीदी लोग बोले जरा, पाना है या नहीं पाना है? ईंटा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। सीमेंट लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। बल्ब लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। ट्यूबलाइट। पहले चरण में कई ऐसी सीटें सामने आई हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, यानी इन सीटों पर नारी शक्ति का असर साफ तौर पर दिखने वाला है। शमशेरगंज, बरहामपुर और खड़गपुर जैसी सीटें खास तौर पर चर्चा में हैं, जहां महिला वोटर्स इस बार उम्मीदवारों की किस्मत तय कर सकती है। पिछले चुनाव में इन इलाकों में टीएमसी का दबदबा देखने को मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। ऐसे में हर एक वोट की अहमियत बढ़ गई है और चुनाव पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण में करीब 90% बम्पर मतदान दर्ज किया गया, जो बंगाल की जनता की जागरूकता और लोकतंत्र के प्रति उनकी भागीदारी को दिखाता है। अब माना जा रहा है कि इतनी भारी वोटिंग इस बार चुनावी नतीजों में बड़ा बदलाव ला सकती है और सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। इन सीटों पर महिला मतदाता अब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि शक्ति बन चुकी है। हर पार्टी उन्हें साधने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव के आंकड़े भी यही बताते हैं कि जहां महिला वोट ज्यादा है वहां नतीजे बदलते हैं, और इस बार भी यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो पूरे चुनाव की दिशा तय करेगा। सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ और डीए दोनों पे देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दीदी लोग पूरा आधा पंडाल भरकर बैठे हैं। दीदी लोग जून महीने से हर पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 3000 रुपए का चेक आने वाला है और बंगाल के सारे बेरोजगार युवाओं को हर पहली तारीख को 3000 रुपए का चेक
21,000 रुपया अपने बच्चे की देखभाल के लिए देने का काम करेंगे और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और दीदी लोग ध्यान से सुनना, 1 जून से आप लोगों को बस में टिकट नहीं देना है, मुफ्त में। हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। बांग्लार उद्यम क्रेडिट कार्ड युवाओं को धंधा करने के लिए 10 लाख तक की सहायता भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों की एमएसपी 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की करेंगे और किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इन्होंने युवाओं मालूम है ना, ममता बनर्जी ने नौकरियों। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। दूसरे चरण में महिला मतदाताओं वाली सीटों की संख्या ज्यादा है। कुल 9 सीटों पर महिला वोटर्स का दबदबा है। विधाननगर, जादवपुर, बेहाला जैसी सीटें शामिल है। यह महिला मतदाता चुनाव का रुख तय कर सकती हैं। 29 मई तक चलने वाले इस चुनाव में महिला वोटर्स की भूमिका और मजबूत होती जाएगी। हर पार्टी अपनी रणनीति बदल रही है और महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। यही तय करेगा अंतिम नतीजा। दूसरे चरण में मुकाबला और दिलचस्प होगा क्योंकि यहां महिला मतदाता ज्यादा है और हर पार्टी इस वर्ग को साधने में जुटी है। 29 अप्रैल तक चुनावी माहौल लगातार गर्म रहेगा और हर चरण में के साथ तस्वीर साफ होती जाएगी कि किसके साथ खड़ी है आधी आबादी और कौन बनेगा सत्ता का असली दावेदार। बंगाल के भाइयों और बहनों नमस्कार। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया है। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा देश में लड़ रही है। भाइयों और बहनों, 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक ही मैसेज दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बीजेपी बंगाल की कल्चर, हिस्ट्री और बंगाली भाषा के विरोध में काम करती है। बीजेपी के नेता कहते हैं 1 नेशन, 1 लैंग्वेज, 1 रिलीजन। इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाइयों और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बंगाल में बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो साफ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और चुनावी आंकड़े दोनों मिलकर एक नई तस्वीर पेश कर रहे हैं, जहां महिला मतदाता केंद्र में आ चुकी हैं और उनकी भूमिका पहले से कई ज्यादा मजबूत है। अब नजर बनी रहेगी जहां हर वोट नतीजा तय करेगा, क्योंकि इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि बदलाव का भी है, जहां आधी आबादी अपनी ताकत दिखाने को तैयार है और वही तय करेगी कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हर दिन नई कहानी लिखेगा और वही कहानी बनेगी चुनाव का नतीजा।
इस बार नारा नहीं, नारी ही सत्ता तय करेगी। नारी शक्ति बनी चुनाव की धुरी, महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका में। 4 मई तक मिलेंगे नतीजे, बदल सकता है समीकरण।